नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके हिंदी चैनल हिंदी साहित्य में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दलित कहाँ तक पढ़े रहेंगे। इसमें गलत टाइप हुआ है, पढ़े लिखा गया है, जबकि आएगा पढ़े रहेंगे। ठीक है, तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इस कविता की भाषा और शिल्प। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले परिचय देख लेते हैं। दलित कहाँ तक पढ़े लिखे पढ़े रहेंगे। यह एक प्रभावशाली सामाजिक कविता है जो दलितों की शिक्षा, सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दों पर प्रकाश डालती है। यह कविता दलित समुदाय के शैक्षिक स्थिति, मतलब इस शिक्षा से लेकर जो स्थिति है उनकी, और उनके अधिकारों के प्रति समाज के दृष्टिकोण को दर्शाती है। इसकी भाषा और शिल्प को समझना आवश्यक है क्योंकि कविता की प्रभावशीलता इन्हीं तत्वों पर निर्भर करती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम भाषा विन्यास कैसा है इसका। कविता की भाषा सरल, स्पष्ट और जन सामान्य के लिए सहज, बोधगम्य है। सहज मतलब सरल है, बोधगम्य जिसको आसानी से समझा जा सके। यह आम बोलचाल की हिंदी भाषा में लिखी गई है ताकि इसका प्रभाव सीधे पाठकों के हृदय तक पहुँचे। चलिए इनको पॉइंट्स में देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट है सहज और व्यवहारिक भाषा। कवि ने कठिन और जटिल शब्दों के बजाय साधारण हिंदी का प्रयोग किया है जिससे कविता व्यापक जनमानस तक पहुंच सके। यह दलितों की पीड़ा को सीधे पाठकों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनती है। नंबर 2 क्रांतिकारी और प्रभावशाली शब्दावली। कविता में कुछ शब्द और वाक्य संरचनाएं ऐसी हैं जो पाठकों के मन में क्रांति और जागरूकता की भावना उत्पन्न करती है। जैसे दलित कहाँ तक पढ़े रहेंगे। यह प्रश्नवाचक पंक्ति सिर्फ एक सवाल नहीं है बल्कि समाज के सामने एक चुनौती भी प्रस्तुत करती है। 3 पॉइंट है लोक भाषा और मुहावरों का प्रयोग। कवि ने कविता में आम बोलचाल के शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया है। यह भाषा को और अधिक सजीव बना देता है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो जब हम प्रयोग करते हैं तो ये क्या करता है, भाषा को और भी सजीव बना देता है, सार्थक बना देता है। लोक भाषा के प्रयोग से कविता को समाज के निचले तबके तक पहुँचाने में सहायता मिलती है। नंबर 4 पॉइंट है भावात्मक अभिव्यक्ति। कविता में भावात्मक मतलब जो फीलिंग है, कवि की जो फीलिंग्स है, ठीक है, हृदय की जो भावनाएं हैं, उसी को बोला गया भावात्मक अभिव्यक्ति। कविता में करुणा, आक्रोश, संघर्ष और आशा का समावेश देखने को मिलता है। कवि ने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सरल लेकिन प्रभावी शब्दों का चयन किया है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपना शिल्प विन्यास। ठीक है, कविता की शिल्पगत विशेषताएं इसे अन्य रचनाओं से अलग बनाती है। अभी शिल्प विन्यास क्या होता है, ठीक है, जिसमें छंद आ गए, अलंकार आ गए, ठीक है, वो सब क्या होता है, शिल्प विन्यास। इसमें मुक्त छंद, ठीक है, छंद कैसे प्रयोग हुए हैं, मुक्त छंद और प्रतीकात्मकता, ध्वन्यात्मकता, प्रभाव और प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। मतलब इसमें मुक्त छंदों का प्रयोग किया गया है, अलग अलग प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ध्वन्यात्मक प्रभाव है और एक प्रश्न शैली में ये, मतलब कवि प्रश्न कर रहा है समाज के लोगों से, ऐसी शैली में ये कविता लिखी गई है। अब पहला है, देख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट अपना है मुक्त छंद।
यह कविता मुक्त छंद में लिखी गई है, अर्थात इसमें कोई निश्चित तुकबंदी या छंद योजना नहीं है। ठीक है, मीन्स क्या होता है, जैसे एक राइम स्कीम लिखा गया है इसमें, मीन्स एक जो लास्ट का लयबद्ध योजना होती है। ठीक है, छंद योजना मतलब लयबद्ध योजना होती है, जिसको रेमिंग वर्ड, लास्ट के रेमिंग वर्ड से मैच किया जाता है। ठीक है, मतलब पहली पंक्ति का लास्ट वर्ड और सेकंड पंक्ति का लास्ट वर्ड वो रेमिंग वर्ड रहेगा, उसको बोलते हैं तुकबंदी। ठीक है, तो इसमें कोई निश्चित तुकबंदी नहीं है। यह शैली कविता को अधिक स्वाभाविक और प्रभावी बनाती है। मुक्त छंद का प्रयोग दलितों की मुक्ति और बंधनों से बाहर आने के प्रतीक के रूप में भी देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पुनरावृत्ति, रिपीटेशंस। कवि ने कई महत्वपूर्ण पंक्तियों को दोहराया है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट लाइन है, उनको कवि ने क्या किया, रिपीट किया है, ताकि उनका प्रभाव बढ़े। ठीक है, ताकि उनका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ सके और पाठकों के मन में वे गहरी छाप छोड़ सके। जैसे दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे, यह पंक्ति बार बार आकर समाज से प्रश्न पूछने और उसे झकझोरने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रतीकात्मकता और रूपक। कविता में कई स्थानों पर प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, पढ़ाई यहाँ केवल शिक्षा प्राप्त करने का प्रतीक नहीं है। पढ़ाई का वैसे तो मतलब क्या होता है, शिक्षा होता है, शिक्षा से लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं है, शिक्षा प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई का संकेत भी देता है। इसी प्रकार शोषण और वंचना शब्द पूरे सामाजिक ढांचे की असमानता को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्नात्मक शैली। ठीक है, कवि ने कविता में प्रश्नों का प्रयोग किया है। आप कविता पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्रश्न शैली में ज़्यादातर बात की गई है, जिससे यह पाठकों के मन में सोचने समझने की प्रक्रिया को उत्तेजित करती है। जब कवि प्रश्न हमसे करेगा तो हमारे दिमाग में क्या है, जवाब आएंगे, उसके उत्तर आएंगे। ठीक है, तो इससे हमारी क्या होती है, सोचने समझने की प्रक्रिया चालू होती है दिमाग में। यह एक प्रभावशाली शिल्पगत विशेषता है जो पाठकों को सीधे कविता के साथ जोड़ती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अपना ध्वन्यात्मक प्रभाव। ध्वन्यात्मक प्रभाव मीन्स फोनेटिक इफेक्ट। कवि ने कविता में कुछ शब्दों और ध्वनियों को इस प्रकार रखा है कि वे पाठ करते समय एक लयबद्ध प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यह कविता को एक गीतात्मकता प्रदान करता है, मतलब उसको गाया भी जा सकता है। जब लयबद्ध रहेगी कोई चीज़ तो उसको आसानी से गाया भी जा सकता है, जिससे इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, कवि ने कविता में कई स्थानों पर विरोधाभास का प्रयोग किया है। विरोधाभास क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के अपोजिशन में हों। ठीक है, जैसे शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद दलितों की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा। देखो हम शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हमको आसानी से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वहीं अगर कोई दलित वर्ग का, अछूत वर्ग का, हरिजन समाज का व्यक्ति अगर शिक्षा को प्राप्त करता था, आज के समय में ऐसा नहीं है लेकिन पहले अगर करता था, तो भी उसको समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिलता था। ठीक है, तो उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था शिक्षा के बावजूद भी। यह एक महत्वपूर्ण विरोधाभास है जो समाज की विडंबना को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद में है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मतलब क्या होता है, शॉर्टकट में कोई चीज़ बताना।
कवि ने कम शब्दों में गहरी बातें कहने की कला का प्रयोग किया है। यह कविता को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाता है। मीन्स बोलते हैं ना शॉर्ट एंड स्वीट, तो वही इसमें स्टाइल है, जिससे इसकी हर पंक्ति पाठकों को गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो चलिए, ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब हम आते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष में हम लिख देंगे, दलित कहाँ तक पढ़े रहेंगे कविता भाषा और शिल्प की दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली और प्रेरणादायक है। इसकी भाषा सरल, व्यवहारिक और भावनात्मक है, जो दलित समाज की पीड़ा और संघर्ष को स्पष्ट रूप से उजागर करती है। वहीं मुक्त छंद छंद कौन से प्रयोग हुए हैं? मुक्त छंद, ठीक है। और उसमें प्रतीकात्मकता भी है, प्रश्नात्मक शैली भी है, पुनरावृत्ति मतलब रिपीट किया गया है बातों को, और विरोधाभास जैसे शिल्पगत तत्व इसे और अधिक प्रभावी बनाते हैं। इस कविता का मुख्य उद्देश्य समाज को जागरूक करना और दलितों की शिक्षा व उनके अधिकारों की स्थिति पर प्रश्न उठाना है। इसके माध्यम से कवि ने समाज के ठोस और यथार्थवादी चित्रण के साथ साथ एक क्रांतिकारी संदेश भी दिया है। थैंक यू। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है, कुछ हेल्प होती है, तो प्लीज़ लाइक करें, और जिस कविता की आप डिमांड करना चाहते हैं उससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। थैंक यू।